हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे हम एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की सीरीज़ को चला रहे हैं और इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पूरा का पूरा पी ब्लॉक, चाहे 11th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, सभी फैमिलीज़ के अलग अलग पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक में अगर बात की जाए तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, चाहे वो 11th हो या फिर 12th हो, वो सारी की सारी एक ही सिंगल पॉडकास्ट में अवेलेबल है। तो इनको विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही साथ मैंने बायोमोलिक्यूल्स का पॉडकास्ट भी अपलोड कर दिया है। आज अपन देखने जा रहे हैं पॉलीमर्स और कल अपन देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इनको भी विजिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए शुरू करते हैं पॉलीमर्स का एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट। पॉलीमराइजेशन जो है वो नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरली ही हमारे सिस्टम में वो पाया जाता है। हमारी बॉडी में जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो लगभग 20 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं और उसमें अपने को कोपॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है। पॉलीमर्स जो हैं वो बैकबोन होते हैं 4 मेजर इंडस्ट्रीज़ के। इन इंडस्ट्रीज़ का नाम है प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, पेंट्स एंड वर्निशेस। जो ये पॉलीमर होते हैं ये 2 ग्रीक वर्ड से मिल करके बने हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट। जो पॉलीमर्स होते हैं इनका बहुत ही हाई मोलिकुलर मास होता है जो कि रेंज करता है 10⁻³ से 10⁻⁷ तक। इसलिए इनको कभी कभी अपन मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं। जो भी इनमें पॉलीमर्स में मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। अगर अपन बात करें कि ईथीन से पॉलीथीन कैसे बनता है तो वो पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। नाइलॉन 66 जो है वो भी 2 मोनोमर्स को मिला करके बनता है जो कि होते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में अगर बात करें तो सोर्स के बेसिस में ये 3 प्रकार के होते हैं: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो अपने को नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स एंड रबर। सेमी सिंथेटिक जैसा कि नाम बता रहा है कि सेमी और सिंथेटिक यानी कुछ नेचर से लेंगे और कुछ मैन मेड होगा। इसका एग्जांपल होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट को रेयॉन भी कहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स में अगर बात की जाए तो ये मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक जो कि पॉलीथीन होता है, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नाइलॉन 66, सिंथेटिक रबर्स जैसे कि ब्यूनास। स्ट्रक्चर्स के बेसिस में पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया और ये अगेन 3 प्रकार के होते हैं: लीनियर, ब्रांच्ड चेन और क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। लीनियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें लंबी लंबी स्ट्रेट चेन्स होंगी। इसका एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ब्रांच चेन पॉलीमर्स में एग्जांपल आता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन का। और क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स में आमतौर पे बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स आपस में लिंक होते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग चेन्स होती हैं, लीनियर चेन्स होती हैं पॉलीमर की, उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है और इसका एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अगर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे अपन क्लासीफाई करें तो 2 प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। पहला होता है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स जैसे कि ईथीन से पॉलीथीन बनता है, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बनता है। यहाँ पर अगर सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज़ है और वो पॉलीमर बना रही है तो उसको कहेंगे होमोपॉलीमर्स, जिसका एग्जांपल होता है पॉलीथीन। अगर 2 अलग अलग मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर, जिसका एग्जांपल होता है ब्यूना एन और ब्यूना एस। ब्यूना एस में 1,3 ब्यूटाडाइन होता है और उसके साथ स्टाइरिन कंबाइन करके ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर बनाते हैं जिसको अपन शॉर्ट में ब्यूना एस बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो रिएक्शन होती है वो 2 बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स के बीच में होती है और ये आपस में डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन देखने को मिलता है जैसे कि वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एट्सेट्रा। इसके एग्जांपल्स है टेरिलिन जिसको डेक्रॉन भी कहते हैं, टेरिलिन डेक्रॉन, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। अपन ने देख लिया है कि नाइलॉन 66 के जो मोनोमर्स होते हैं वो होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। क्लासिफिकेशन अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में के बेसिस पे बात की जाए तो 4 प्रकार के होते हैं: इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो जो इलास्टोमर्स होते हैं उनका वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और इसका एग्जांपल है नियोप्रेन। इसका देख सकते हैं अपन वल्कनाइज्ड रबर में और ब्यूना एस, ब्यूना एन में भी।
नियोप्रीन मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में होती है। इनका नेचर क्रिस्टलाइन होता है और इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीएमाइड्स जैसे कि नाइलॉन 66 और पॉलीएस्टर जैसे कि टेरिलिन। थर्मोप्लास्टिक में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में होते हैं। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की अगर बात करें तो ये क्रॉस लिंक्ड और हैविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी अगर हीटिंग करें तो इससे एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और ये इनफ्यूजिबल हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एटसेट्रा। अब आते हैं, नहीं इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में, देन होता है फाइबर्स में, देन होता है थर्मोप्लास्टिक्स में और फिर सबसे कम होता है इलास्टोमर्स में। तो ये ऑर्डर अपने को याद रखना है। SFPE के फॉर्म में आप याद रख सकते हो सब पे। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो सकती है या फिर कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो सकती है। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है उसमें फ्री रेडिकल जो है वो गवर्न करता है एडिशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को और ये सबसे कॉमन मोड होता है। यहाँ पर जो फ्री रेडिकल का मैकेनिज़्म होता है इसमें एक फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर यानी कि कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है। वो कैटलिस्ट हो सकता है बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड एटसेट्रा। उसके बाद कुछ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स होते हैं, फिर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप होते हैं और फिर चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होता है। अगर कुछ एडिशन पॉलीमर्स की प्रिपरेशन की बात की जाए कि कैसे बनाए जाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे पॉलीथीन और उसमें भी देखेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन के बनाने के लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है जो कि 1000 से 2000 ATM हो सकता है। टेम्परेचर 350 से 550 केल्विन के बीच में होता है और बहुत ही छोटे छोटे यानी कि कम अमाउंट में डाई ऑक्सीजन हो सकता है या फिर परऑक्साइड इनिशिएटर को यूज़ कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लो डेंसिटी पॉलीथीन में और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की अगर बात करें तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है उसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। उसका यूज़ होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर 333 केल्विन से 343 केल्विन के बीच में होता है और प्रेशर 6 से 7 एटमॉस्फेयर का होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन यानी कि टेफ्लॉन के प्रिपरेशन के बारे में। तो इसका प्रिपरेशन होता है ईथीन का पॉलीमराइजेशन करने से, जिससे अपने को टेफ्लॉन मिलता है और टेफ्लॉन का अपन इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टिक सर्फेसेस यूज्ड फॉर नॉन स्टिक सर्फेसेस कोटेड यूटेंसिल्स के लिए। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो है उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं अपन पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। एक्राइलोनाइट्राइल जो है वो यहाँ पर अपना मोनोमर होता है और उसी के पॉलीमराइजेशन से पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है और इसको अपन यूज़ करते हैं वूल की तरह, मतलब सब्सटीट्यूट ऑफ वूल का काम करता है इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लॉन और एक्रिलान। इससे अपन कुछ कमर्शियल फाइबर्स बना सकते हैं जैसे कि ऑर्लॉन और एक्रिलान। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की अगर बात करें तो रिपीटिटिव कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स के बीच में, यानी कि रिपीटिटिव कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स के बीच में और अपने को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है। हर एक स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो फिर से एक बाई फंक्शनल स्पीशीज़ ही होता है और फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और डेक्रॉन जो है वो इसी का एग्जाम्पल होता है। टेरिलीन और डेक्रॉन का जो अपना मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि इथेन 1,2 डाइऑल और टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक एसिड होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले अपन पॉलीएमाइड्स को देखेंगे और उसमें अपना इंपॉर्टेंट है नाइलॉन। तो नाइलॉन्स के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले नाइलॉन 66, इसके जो मोनोमर्स हैं वो होते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। ये आपस में मिलते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में और फॉर्मेशन करते हैं नाइलॉन 66 का। नाइलॉन 6 जो है उसको कैप्रोलेक्टम को हीट करने के साथ बनाया जाता है। यहाँ पर कैप्रोलेक्टम की हीटिंग के दौरान वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है और टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा हाई रखा जाता है। पॉलीएस्टर्स में अगर बात करें तो डेक्रॉन और टेरिलीन जो हैं वो बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स हैं पॉलीएस्टर्स के। जैसे ही अपन इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड के मिक्सचर को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो अपना ये बन करके आ जाता है टेरिलीन और डेक्रॉन।
याद रखिएगा यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड हैं वो मोनोमर्स हैं और जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की अगर बात करें तो इसको अपन बेकेलाइट भी कहते हैं और ये सबसे पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है। यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह आप एसिड या फिर बेस किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पर जो इनिशियल प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो लीनियर प्रोडक्ट होगा जिसको कहेंगे नोवोलैक, जो कि पेंट्स में यूज़ होता है। नोवोलैक को हीटिंग करने में फॉर्मल्डिहाइड, नोवोलैक की जब हीटिंग करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो उससे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और उससे इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बन जाता है जिसको कहते हैं बेकेलाइट। याद रखिएगा जो नोवोलैक है वो लीनियर होता है और जो बेकेलाइट है वो ब्रांच्ड होता है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की अगर बात करें तो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड पहले जब मिलते हैं तो उनका एक रेजिन इंटरमीडिएट बनता है और फिर उस इंटरमीडिएट का मतलब एडक्ट बनता है, उसी को रेजिन इंटरमीडिएट कहते हैं और फिर उसका पॉलीमराइजेशन करने पे मेलामाइन पॉलीमर मिलता है। इसको अनब्रेकेबल क्रॉकरी को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। कोपॉलीमराइजेशन की अगर बात की जाए तो कोपॉलीमर जो है वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बनाया जा सकता है। मिक्सचर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन जो है वो एक कोपॉलीमर बनाते हैं और उसी को अपन ब्यूना एस कहते हैं। कोपॉलीमर्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होमोपॉलीमर से थोड़ा सा अलग होती हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर यानी कि ब्यूना एस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और वो नेचुरल रबर के लिए एक बहुत ही अच्छा सब्सटीट्यूट है। तो चलिए रबर की बात आई है तो नेचुरल रबर की बात कर लेते हैं। रबर जो है वो ऑलरेडी एक नेचुरल पॉलीमर है। इसको रबर के लेटेक्स से बनाया जाता है जो कि एक कोलोइडल डिस्पर्शन होता है रबर का इन वाटर। रबर लेटेक्स जो है दैट इज़ कोलोइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर। नेचुरल रबर जो है वो एक लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, राइट। 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन कहते हैं और इसको सिस-1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को बताना है कि नेचुरल रबर में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिस होता है एंड ओनली सिस ही होता है, ट्रांस नहीं होता। सिस पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल जो है उसमें काफ़ी सारी अलग अलग चेन्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस के द्वारा और उसका स्ट्रक्चर कॉइल्ड होता है। इसको आप स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच भी कर सकते हो और ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी एग्जिबिट कर सकता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके बारे में चलिए अपन देखते हैं। नेचुरल रबर जो है वो हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाती है और लो टेम्परेचर में ब्रिटल हो जाती है। इससे होता क्या है कि वो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दिखाती है। अगर आप मिक्सचर को हीट करोगे, रॉ रबर के मिक्सचर को सल्फ़र के साथ हीट करोगे और एक एप्रोप्रिएट एडिटिव एट ए टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन, अगर आप रॉ रबर लोगे सल्फ़र के साथ उसको मिक्स करोगे और कोई अप्रोप्रिएट एडिटिव उसमें ऐड करोगे, टेम्परेचर रेंज आपको 373 से 415 केल्विन रखना होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, वल्कनाइजेशन हो जाएगा। वल्कनाइजेशन में जो सल्फ़र होता है वो क्रॉस लिंक्स बना लेता है रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स में और इस तरीके से जो रबर है वो स्टिफेंड हो जाती है। जो टायर की रबर होती है उसमें 5% सल्फ़र को यूज़ किया जाता है क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह। सिंथेटिक रबर्स की अगर बात करें तो सिंथेटिक रबर्स जो हैं वो अपनी लेंथ से 2 गुना स्ट्रेच हो सकती हैं। दे आर कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ। सिंथेटिक रबर्स जो हैं वो या तो होमोपॉलीमर्स होंगी 1,3-ब्यूटाडाइन की या फिर कोपॉलीमर्स होंगी 1,3-ब्यूटाडाइन की या फिर उसके डेरिवेटिव्स की किसी और अनसैचुरेटेड मोनोमर के साथ। सिंथेटिक रबर की अगर बात करें तो नियोप्रीन सबसे पहले आती है उसमें। नियोप्रीन जो है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन से बनती है। क्लोरोप्रीन में 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन होता है, राइट। तो अंतर क्या है क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन में? आइसोप्रीन में था अपना 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन और यहाँ पे है 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। तो नेचुरल वाले में होता है मिथाइल ग्रुप और नियोप्रीन में होता है क्लोरो ग्रुप। पोजीशन सेम रहती है सेकंड कार्बन पे। ब्यूना एन के बारे में अगर बात करें तो कोपॉलीमराइजेशन 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल करते हैं तो उससे ब्यूना एन बनती है। तो जो अपनी नियोप्रीन है, ब्यूना एन है, ये अपनी सिंथेटिक रबर्स होती हैं। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमेशा एक एवरेज के रूप में ही एक्सप्रेस किया जाता है और जो मॉलिक्यूलर मास होता है पॉलीमर्स का उसको आप फिजिकल या फिर केमिकल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है अपना चैप्टर का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसमें पहला है अपना पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PHBV।
obtained by co-polymerization of 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो पहले तो PHBV का फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, और इसके जो पॉली मोनोमर्स हैं वो हैं 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड। PHBV को यूज़ किया जाता है पैकेजिंग में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा में। PHBV जो है उसका एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है और इसी वजह से इसका नाम है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एक बार फिर से मैं आपके मोनोमर्स रिपीट कर देता हूँ, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड और 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड, ये PHBV के मोनोमर्स होते हैं। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है वो एक अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर है ग्लाइसिन का और अमीनो कैप्रोइक एसिड का। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। कुछ पॉलीमर्स हैं जो कि अपने को लास्ट में टेबल के फॉर्म में दिए हैं, ये कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। इसमें ऑलरेडी अपन सबको देख चुके हैं, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उसको देखेंगे जिसको अभी तक अपन ने नहीं देखा है, दैट इज़ ग्लिप्टल। ग्लिप्टल के जो मोनोमर्स होते हैं वो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। बेकेलाइट के मोनोमर्स होते हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के होते हैं यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। PVC के यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है विनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन का होता है स्टाइरीन। पॉलीप्रोपीन का होता है प्रोपीन। सो दैट इज़ इट। देखिए अपन ने पूरा इतना बढ़िया चैप्टर विद इन 17 मिनट्स ख़त्म कर लिया है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो गया। तो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। शेयर इसको कर देना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग। चॉइस आपकी है सब्सक्राइब करना या लाइक करना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना अगर आप चाहें तो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।